चलो आज भी हम लोग कितना क्वेश्चन देखेंगे, 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो फटाफट सबका आंसर दोगे, साइंस का है ये। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फिगर बनाते हैं। ये है परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री दिया है और बोल रहा है कि इसमें परावर्तन कोण कितना होगा, ये परावर्तन कोण कितना होगा। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम, पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, और दूसरा नियम था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो बताओ जब आपतन और परावर्तन दोनों आपस में बराबर है और यहां से लेके यहां तक 90 है तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं। ये जो हमारा दर्पण है, यहाँ पे हमारा जो P पड़ता है, फिर F पड़ता है, यहाँ फिर हम लोग का R पड़ता है, इनको मिलाने वाला जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यदि F का मान 16 सेंटीमीटर है तो R का मान कितना होगा। बोल दिया कि अगर F का मान कितना है 16 सेंटीमीटर तो R का मान कितना होगा। यहां से यहां तक 16 है तो यहां से यहां तक कितना होगा, फिर से देखो ना, F का मान यहां से यहां तक 16 है तो यहां से यहां तक कितना होगा 32। कितना होगा 32। अगला देखो 4 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित बने। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। इसमें हम लोग वस्तु को कहां रखें, ये बीच में हो गया F, यहां हो गया R, यहां हो गया P। क्या हो गया P, और इधर फिर अनंत हो गया। वस्तु को जब अनंत में रखते तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, F पर। अगर वस्तु को अगर हम लोग इसके सामने ले जाएंगे, R के सामने ले जाएंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर। उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। अगर R पे ले गए तो R पे ही बनता है, अगर ये दोनों के बीच में ले गए तो यहां बनता है, और वही F पर ले गए तो अनंत में बनता है। लेकिन और सामने ले गए तो दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। अभी तक जितना भी प्रतिबिंब बन रहा था सब उल्टा 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 तक बन रहा था, लेकिन इन दोनों के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे सीधा बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखने पर। अगला है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्न में से किस चीज में किया जाता है। उत्तल दर्पण जो उठल रहता है ऐसे करके, इसका उपयोग हम लोग कहां करेंगे, तो गाड़ी के साइड मिरर में करेंगे। अच्छा बताओ चेहरा देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया, तो समतल का। और गाड़ी के हेडलाइट जो आगे रहता है उसमें कौन सा, अवतल। क्या, अवतल। क्या रहता है, अवतल। लाइट ऐसे रहता है ना, उसका यहाँ बल्ब लगा रहता है ऐसे करके, ऐसे रहता है, तो ये हो गया अवतल। क्या हो गया, अवतल। सूक्ष्मदर्शी में, तो सूक्ष्मदर्शी में दर्पण का थोड़ी उपयोग किया जाता है, लेंस का उपयोग किया जाता है। देखो अगला कुछ, जल में सिक्का डालने पर वह वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, किसके कारण। जल में अगर हम लोग सिक्का डाल दिए तो वह वास्तविक स्थिति जो उसका नीचे था, ऐसे करके जो नीचे था सिक्का वो हल्का सा ऊपर दिखाई देता है और बड़ा दिखाई। सी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकीर्णन मतलब रंग हो गया, प्रकीर्णन मतलब क्या हो गया, रंग हो गया। अगला, लेंस के किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती, वह कौन सा है। अगर ये कोई लेंस ले लिए हम लोग, कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ऐसे करके यहाँ पे ये हो गया है, यहाँ पे हमारा R देखने को मिलता है, यहाँ F देखने को मिलता है, यहाँ O, फिर यहाँ क्या होगा F1 और यहाँ R1। ठीक है, ऐसे करके जो रहता है यहाँ पे। अब बताओ हम लोग प्रकाश को कहाँ से भेजे कि वो विचलित नहीं होगा, जैसे था वैसे ही निकल जाएगा। कहाँ से बोलो बाबू, केंद्र। केंद्र कहाँ है इसका, ओ कहाँ है, ओ पर जैसे डालेंगे वैसे वो निकल जाएगा और कुछ नहीं होगा। इस ओ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ध्यान में रखोगे, ठीक है। 8वां नंबर देखो क्या लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं,
एक होता है लेंस अभिसारी, एक होता है अपसारी। अभिसारी और अपसारी में अंतर क्या है? अभिसारी जो प्रकाश को केंद्रित करता है और अपसारी जो प्रकाश को फैलाता है। तो अभिसारी लेंस इसलिए इसको बोलते हैं कि प्रकाश को केंद्रित करता है, मतलब प्रकाश को केंद्रित करता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यह प्रकाश की किरणें को एक ही जगह क्या करता है? एकत्र करता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। 9वां नंबर देखो कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? स्वच्छ मंडल। अगर ये इंसान का नेत्र हो गया तो सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं स्वच्छ मंडल। ये तो पारदर्शी है, ठीक है, तो प्रकाश तो ऐसे घुस जाता है, ये कुछ कंट्रोल नहीं करता। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं परितारिका रहता है। क्या रहता है? गोल टाइप में बताए थे ना, ऐसे करके मुड़ा हुआ क्या रहता है? परितारिका रहता है। परितारिका, पछमावी पेशी दूसरा होता है, परितारिका रहता है गोल। अरे आंख में जो ब्लैक ब्लैक हम लोग को दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये जो ब्लैक ब्लैक, किसी का नीला रहता है, किसी का हरा रहता है, और बीच में जो खाली जगह है, ये बीच वाला जो खाली जगह है इसको बोलते हैं पुतली, और ये साइड साइड वाला जगह है जो काला रहता है, किसी का नीला रहता है, इसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। परितारिका अगर बड़ी हो गई तो बीच वाला छेदा भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो प्रकाश ज्यादा घुसेगा, और जब ये परितारिका छोटा हो जाएगा, सिकुड़ेगा, तो ये छेद भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, तो प्रकाश कम जाएगा। तो अब बताओ प्रकाश कम या ज्यादा किसके वजह से होता है? परितारिका की वजह से नहीं, ये छेद के वजह से होता है। और इस छेद का नाम क्या है? पुतली। क्या है? पुतली। अगर ये छेद बड़ा रहेगा तो ज्यादा प्रकाश घुसेगा, और छेद छोटा रहेगा तो कम प्रकाश घुसेगा। हाँ, लेकिन इस पुतली, जिसको अब इस पुतली को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका करता है, ठीक है, और प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली करता है। तो इतना याद रखोगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुतली हो जाएगा। बताओ सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो पहले मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखे थे ना, रेटिना पे जाके बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर डी। और क्या है हमारे नेत्र के बारे में? कोई भी चीज को अगर हम लोग देखें तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे कितना देर तक बना रहता है? तो 1/16 सेकेंड तक बना रहता है, ठीक है। जरा दूरदृष्टियता किसके वजह से होता है? जरा का मतलब एक होता है दूर दृष्टि दोष, जिसमें सामने वाला दिखाई नहीं देता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर वाला दिखाई नहीं देता। एक होता है जरा दृष्टि दोष, जो दोनों में नहीं दिखाई देता, ना दूर वाला ना सामने वाला, बीच वाला दिखाई देता है। तो ये किसके वजह से होता है? किसके वजह से होता है? किसके वजह से होता है? देखो अच्छे से देखो। समंजन क्षमता उसका क्या होता है? घट जाता है। समंजन क्षमता क्या होता है? हाँ, मतलब ना ज्यादा दूर तक फोकस कर पाता है, ना सामने, तो बीचों बीच में बेचारा रह जाता है, ठीक है। अगला देखो, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? समंजन क्षमता। अब यहां चेक करोगे कौन सा संतुलित है, दिख रहा है ना? करो संतुलित कौन सा इसमें से? एफ कितना इधर? एफ ही 1, इधर कितना है? 3। हाँ, इधर एफ कितना है? इधर कितना है? 3, सही है। इधर ऑक्सीजन कितना है? और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? तो ये भी गलत। एफ इधर 3, एफ इधर 3। ऑक्सीजन कितना इधर? 4 गुना होने की वजह से 4 हो गया, और इधर ऑक्सीजन कितना है? 4। चलो ये भी ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 4 दूनी 8। यहाँ हाइड्रोजन कितना? 4 दूनी 8। चलो सब बढ़िया है, यही संतुलित है। इसमें चेक करो। अब संतुलित करने वाला नहीं है, पूछ रहा है कि किसका अपचयन हुआ, किसका उपचयन हुआ। CO का हो गया अपचयन, और बोल रहा है कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? ऑक्सीजन था इसमें, छीन लिए तो क्या हो गया इसका? अपचयन। क्या हुआ? अपचयन। उसके बाद ऑक्सीजन था इसमें, नहीं, ऑक्सीजन दे दिए तो इसका क्या हुआ? उपचयन। क्या हुआ? उपचयन। इसका अपचयन हुआ और इसका उपचयन हुआ, तो आंसर क्या होगा? पहला। क्या हो जाएगा? पहला। क्या हो जाएगा? अच्छा, उल्टा चल रहा है यहाँ पे। उपचयन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का, चलो ठीक है। अपचयन किसका हुआ? इसका हुआ। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। इसमें देखो
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? जो भाग लेगा उसको अभिकारक, और जो नया नया बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की कुल द्रव्यमान क्या लिखा हो? अभिकारक के द्रव्यमान के क्या होता है? और यह द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार होता है। अगला देखो, ये वाला क्या बोल रहा है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब भी ऊर्जा निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया। और जब भी इसको उष्मा दिया जाएगा, ऊर्जा दिया जाएगा यहाँ पे लिख के, इसको बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसमें देखो 19 नंबर, यदि A और इसमें अम्ल डाल देंगे तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, और जब जल निकलेगा तो A के जगह पे क्या होगा? सुनो, इतना जानो, A के जगह पे अम्ल नहीं हो सकता। अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। क्षारक अगर डालेंगे तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो पक्का इसमें कार्बोनेट डालेंगे। कोई चीज़ का कार्बोनेट अगर डाल देंगे हम लोग, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट अगर डाल देंगे हम लोग, तब जाके अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी ये क्या करेगा? बनाएगा। इसलिए इसका सही आंसर कार्बोनेट हो जाएगा। क्षार जो पानी में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? पानी में घुलनशील को क्या बोलते हैं? जो क्षारक पानी में घुल जाएगा उसको क्षार बोला जाता है। अगला, हाँ वही चीज बताए ना, क्षार, वैसा क्षारक जो पानी में घुल जाए उसको क्षार बोलेंगे, और जो नहीं घुलेगा उसको क्षारक। सब कोई है, दोनों अलग अलग है। मतलब इतना जानो, क्षारक पूरे को पूरे बोलेंगे जो कड़वा हो, लेकिन क्षार उसी को बोलेंगे जो कड़वा के साथ साथ पानी में घुलनशील भी हो। ठीक है, इसमें देखो, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? लाल नहीं होगा मतलब लाल कौन होता है? अम्ल, मतलब वह अम्ल नहीं है। ठीक है, मतलब अम्ल नहीं है। तो इसमें से कौन सा अम्ल नहीं है? क्वेश्चन फिर से समझो, निम्न में से किस पदार्थ में नीला पत्र अगर डालेंगे तो वह लाल नहीं होगा, नीला का नीला ही रहेगा। तो पक्का वो क्षारक में डालेंगे तभी होगा। तो क्षारक में डालेंगे तो कौन सा है? क्षारक इसमें NaOH, क्षारक यही है ना, और बाकी सब इसमें क्या पड़ जा रहा है? अम्ल पड़ जा रहा है। ठीक है, अम्ल नहीं है, ये अम्ल नहीं है, इथेनॉइक अम्ल। इसमें देखो, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? क्रिस्टलीकरण जल का कहने का मतलब गुना में जल रहेगा। तो बताओ किस में गुना में जल है? तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम लोग कौन से लवण का उपयोग करते हैं? तो धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके लिए हम लोग उपयोग में लेते हैं, नहीं, इसके लिए हम लोग लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या लेते हैं? Na2CO3 होना चाहिए। ये गलत लिखा हुआ है, Na2CO3 होना चाहिए। ठीक है, धोने वाला सोडा। इसमें देखो, जब जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो वह अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। किसके वजह से? कहे कि जल में अगर हम लोग अम्ल को डालेंगे तो H+ आयन ये उत्पन्न करता है, और वही जल में जब हम लोग क्षारक डालेंगे तो बहुत बढ़िया। इसमें देखो, पदार्थ ABCD का pH मान दिया हुआ है, इनमें से क्षारक कौन है? इतना जानो, 0 से लेके 7, 7 से लेके 14, इन दोनों के बीच में अगर कोई है तो वह अम्ल है। क्या है? अम्ल। अगर 7 है किसी का तो वो क्या है? उदासीन है। और ये दोनों के बीच में अगर कोई है तो वो क्या है? क्षारक। तो क्षारक कौन सा होगा इसमें? 14। और 14 किसका है? D का। किसका है? D का। अब यहां बताओ, ये कौन सा अभिक्रिया है? ये कौन सा अभिक्रिया है? सिल्वर क्लोराइड को यहाँ पे गर्म किया जा रहा है सूर्य की उपस्थिति में, मतलब ऊर्जा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ऊर्जा। तो कौन सा? कौन सा? सिल्वर क्लोराइड। क्या हुआ? सिल्वर क्लोराइड था, जिसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मतलब तोड़ने का काम कर रहा है। मतलब फिर से सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl2। इसको जब हम लोग सूर्य का प्रकाश देंगे
देंगे, प्रकाश देंगे तो Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। ठीक है, तो यह किसका उदाहरण है? तो यह वियोजन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वियोजन। इसमें देखो, भोजन तथा अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन सा जैव प्रक्रम है? भोजन को यहाँ से वहाँ ढोना है, तो उसके लिए कौन सा है? भोजन को यहाँ से वहाँ ढोना है, ना कि ब्लड को, भोजन को ढोना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पोषण। क्या हो जाएगा? पोषण। रक्त को ढोना है तो संवहन। ठीक है, अगला, प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग को पानी चाहिए, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तब जाके जो बनेगा बनेगा। और ये सब होगा कहाँ प्रक्रिया? क्लोरोफिल में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। ठीक है, मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है? कौन सा? स्वपोषी है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाता है क्या? स्वपोषी तो होगा नहीं। मृत जीवों को खाता, ये भी नहीं। परजीवी मतलब किसी के ऊपर जाके मतलब उसका खून चूसने का काम करता है क्या? तो ये भी नहीं होगा। तो प्राणी संभोगी पोषण होगा। क्या होगा? प्राणी संभोगी पोषण। ऑप्शन देख के करना है। वसा का पाचन कौन करता है इनमें से? टाइलिन कहाँ से निकलता है? तो लार में, और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पेप्सिन कहाँ निकलता है? अमाशय में, और यह प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? तो ट्रिप्सिन निकलता है किससे? किससे? अग्नाशय ग्रंथि से। किससे निकलता? अग्नाशय से। और यह भी प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज होगा इसका सही आंसर, जो कि ये भी अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है और यह वसा का पाचन करता है। ठीक है, अगला, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरूट में टूटना क्या कहाँ होता है? मतलब ग्लूकोज का पायरूट में टूटना। यहाँ पे हम लोग श्वसन प्रक्रिया में 3 टाइप का पढ़े थे। कितने टाइप का? 3 टाइप का। इसमें क्या क्या हम लोग देखे थे? अगर श्वसन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसको ये कहाँ होगा? कहाँ होगा? अगर इसको ऑक्सीजन भरपूर रूप से, अगर श्वसन जिस प्रक्रिया में श्वसन मिलते गया, वो कहाँ होगा? कुछ जितना भी श्वसन है सब कोशिका में ही होता है। आई बात समझ में? सब कोशिका में ही होता है। अगर ऑक्सीजन इनको भरपूर मात्रा में मिले तो बढ़िया है, लेकिन जब ऑक्सीजन एकदम कम मिले, एकदम कम, ना के बराबर मिले, तब वहां पे क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। और जब ऑक्सीजन एकदम थोड़ा थोड़ा मिले, एकदम थोड़ा थोड़ा मिले, तब जाके लैक्टिक अम्ल बनता है। जब हम लोग दौड़ते तो सांस लेते ही नहीं लेते, ठीक है, तो वहां पे हल्का हल्का लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑक्सीजन जा रहा है इसलिए यहाँ पे लैक्टिक अम्ल बन रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो पायरुवेट बनेगा। और ये पायरुवेट वाला घटना कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। लैक्टिक अम्ल वाला कहाँ होता है? तो लैक्टिक अम्ल वाला कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो इसका देखोगे अब, पत्तियों में क्या लिखा हुआ है? पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन कौन करता है? भोजन का संवहन का बात कर रहा है तो फ्लोएम। अगर जल एवं खनिज का बात करेगा तो जाइलम। ठीक है, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? अगर उसको अपना अस्तित्व बचा के रखना, अपना प्रजाति बचा के रखना है, तो उसके लिए कौन सा प्रक्रिया जरूरी है? जनन जरूरी है। इसमें देखो बाबू लोग, यह कौन सा है? यह कौन सा जनन है बताओ? तो सबसे पहले मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन ये वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद द्विखंडन। द्विखंडन कहाँ से होगा? द्विखंडन एक कोशिकीय जीव में होता है। ये लग रहा है कोई चीज का पता होता है। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? जब उसका एक टुकड़ा टूट जाता है और फिर से निकलने लगता है, जैसे कि छिपकली का पूंछ काट दो फिर से निकलेगा उसका, तो वो पुनरुद्भवन नहीं है। तो क्या होगा? कायिक प्रवर्धन। क्या होगा? कायिक प्रवर्धन। क्या लिखा हुआ है? बीज में भ्रूण होता है। तो उपरोक्त परिस्थितियों में क्या लिखा हुआ है? नवोद्भिद में विकसित होता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसका कहने का मतलब है कोई बीज ले लेंगे, कोई बीज ले लेंगे, उसके अंदर भ्रूण पहले से रहता है, लेकिन जब उसको पानी वानी देंगे तो वो क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा? अंकुरन हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, देखते वो क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो डिंब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी। ठीक है,
अंडवाहिनी का नाम डिम्ब वाहिनी, डिम्ब वाहिनी का नाम फैलोपियन ट्यूब, सब एक ही नाम है सब। अगला देखोगे कि क्या लिखा हुआ है, जब विद्युत संयंत्र के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जल विद्युत संयंत्र के लिए कौन सा कथन जो है वह सत्य है, तो बताओ। तो सबसे पहले यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जल क्या है, अनवीकरणीय नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, पानी से बनने वाला चीज है तो जीवाश्म का क्या जरूरी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होता है, या फिर इसमें गोबर का प्रयोग किया जाता है, तो गोबर का प्रयोग क्यों करेंगे, हम लोग डैम में अगर बना रहे थे, हाँ इसका पारितंत्र नष्ट हो जाता है। पानी कितना अच्छा बह रहा था उसको हम लोग रोक दिए, तो जिसकी वजह से पानी फैल गया और बगल में फैल जाने की वजह से क्या हो गया, पेड़ पौधा सब खत्म हो गया। 37 नंबर बोलो, सौर सेल के उपयोग की क्या सीमाएं हैं। बड़ी महंगा है, क्या है ये, बड़ी महंगा, तो यह अत्यधिक महंगा है। चलो ये सही है, इसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी भेजा जा सकता है, ये जो सही बात है, खूबी है इसका, सीमा थोड़ी है, खूबी है ये। इसे सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है, ये भी अच्छा बात है, ये भी खूबी है इसका। इसमें केबल बिछाने की आवश्यकता होती है का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। इसकी सीमाएं क्या है, इसकी कमी क्या है, तो कमी एक ही है कि यह महंगा है, बाकी सब कुछ इसका बढ़िया है। अच्छा, अगर सौर पैनल अगर बिछा लिया हम लोग, तो इसके लिए तार थोड़ी चाहिए एकदम दूर तक, यहाँ से गांव से वो गांव भेज रहे, वैसा बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये है कि यह बहुत महंगा है, महंगा है, अच्छा खासा महंगा है। सुदूर मतलब दूर दूर तक इसे भेजा जा सकता है, तो बिल्कुल भेजा जा सकता है। एकदम दूर में जाके घर बना लो, वहाँ पे सोलर प्लेट लगा लो, तो क्या दिक्कत है, बिजली तभी करेगा, जहाँ सूर्य का प्रकाश जाएगा वहाँ बिजली बनेगा। इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग की क्या सीमाएं हैं, हम लोग नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते, इसकी क्या कमी है, तो इसकी कमी ये है कि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये आवश्यकता से ज़्यादा ऊर्जा दे देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है, इतना ऊर्जा देता है कि हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है खाना वाना बनाने में। लास्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किस में किया जाएगा, नाभिकीय में। नाभिकीय में तो हम लोग क्या यूरेनियम ले लेंगे, इसमें नहीं। भूतापीय ऊर्जा में जमीन के तापमान लावा हुआ इसमें भी कर दिया जाएगा, इसमें भी नहीं। जल विद्युत में जिसमें पानी सो जाएगा, तो तापीय विद्युत संयंत्र, इसमें कोयला वोयला का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन को गोल गोल घुमाएंगे, यही सब इसका खूबी है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन, 39 छूट गया। बताओ, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है। सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो 40 क्वेश्चन हो जाता है खत्म।